अपने द्वितीय सेमेस्टर अर्थात एमए हिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अनुसार जो द्वितीय सेमेस्टर का हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1815 एडी टू 1919 एडी, इसके अंतर्गत जो हमारी पहली इकाई है, उस इकाई में हम अध्ययन करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की फॉरेन पॉलिसी का। और इस फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत पहला शीर्षक आता है कैसलरे के समय जो ग्रेट ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड की विदेश नीति थी वह कैसी थी और किस प्रकार कैसलरे ने अपनी विदेश नीति का क्रियान्वयन किया, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। कैसलरे 1812 से लेकर और 1822 तक इंग्लैंड की जो विदेश नीति थी उसका संचालन कैसलरे द्वारा किया गया। और इस संदर्भ में हम पाते हैं कि जो 1812 से लेकर 1822 तक की जो वैदेशिक परिस्थितियां इंग्लैंड के समक्ष थी, यदि हम उनका अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि 1812 में नेपोलियन बोनापार्ट संपूर्ण यूरोप पर छाया हुआ था। संपूर्ण यूरोप पर नेपोलियन बोनापार्ट का प्रभाव स्थापित था और यूरोप के मानचित्र में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी इच्छानुसार मनमाना परिवर्तन कर दिया था। विभिन्न देशों के राजवंशों को हटा करके नेपोलियन ने अपने सगे संबंधियों का वहां का शासक अर्थात विभिन्न देशों के राजवंशों को समाप्त कर या उन्हें सत्ता से वंचित कर नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने सगे संबंधियों को वहां का शासक बना दिया था। और जब 1812 में नेपोलियन बोनापार्ट ने रूस के विरुद्ध आक्रमण किया और उस आक्रमण से पहले ही यद्यपि नेपोलियन के विरुद्ध यूरोप के बड़े देश जो उस समय 4 बड़े देश थे, ऑस्ट्रिया, रूस या हमें कहें रूस बाद में पहले भी सम्मिलित था, बाद में पुनः वो सम्मिलित हुआ, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा और इंग्लैंड, इनका जो गुट था जिसे मित्र राष्ट्र भी इस गुट को कहा जाता है, मित्र राष्ट्रों का जो एक गुट था, इस गुट के निर्माण में भी कैसलरे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और कैसलरे चाहता था कि तत्कालीन यूरोप के जो ये 4 बड़े देश हैं वो नेपोलियन बोनापार्ट को पूरी तरह पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। और जब 1812 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने रूस के विरुद्ध आक्रमण किया तो जार अलेक्जेंडर प्रथम ने अपनी रणनीतिक कुशलता से या हम कहें कूटनीतिक कुशलता से नेपोलियन बोनापार्ट की सेना को पीछे एक तरह से रूस में आंतरिक भागों में घुसते घुसते ही चलते चलते ही और ठंड के कारण ही एक तरह से उसको पराजित कर दिया था। या हम कह सकते हैं कि इस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की 6 लाख की सेना जो है ठंड भूख के कारण ही या वस्त्रों की कमी के कारण ही नष्ट हो गई थी। तो इस तरह जो है नेपोलियन बोनापार्ट के विरुद्ध चतुर्थ जो मित्र राष्ट्रों का गुट बना, उसके निर्माण में कैसलरे की बड़ी भूमिका रही और कैसलरे ने नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यद्यपि इस संदर्भ में हम जानते हैं कि ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने जो वाटरलू के युद्ध में अंततः नेपोलियन को पूर्णतया पराजित किया, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण तथ्य है। कैसलरे की जो विदेश नीति थी उसके मुख्य सिद्धांत थे या मुख्य बिंदु थे राष्ट्रीय स्वतंत्रता में विश्वास। कैसलरे चाहता था कि प्रत्येक राष्ट्र जो यूरोप का स्वतंत्र राष्ट्र है वो अपने में स्वयं संप्रभु राष्ट्र हो और उसकी स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप दूसरा राष्ट्र न करे। स्वतंत्र राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। कैसलरे या हमें कह सकते हैं इंग्लैंड नहीं चाहता था कि यूरोप में किसी भी देश के आंतरिक मामलों में कोई बाहरी देश हस्तक्षेप करे। इसलिए कैसलरे का जो है जो तत्कालीन ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिख, उससे मतभेद रहता था और बाद में जो चतुर्मुख मित्रमंडल बना
उस चतुर्मुख मित्र मंडल की नीतियों में भी कैसले को ज़्यादा विश्वास नहीं रहा और इसी का परिणाम यह हुआ कि बाद में इंग्लैंड जो चतुर्मुख मित्र मंडल था, फ्रांस के उसमें सम्मिलित होने से जो पंचमुख मित्र मंडल बन गया था, उससे बाद में इंग्लैंड अलग हो गया। राष्ट्रीयता के आधार पर नवीन राज्यों की स्वीकृति। कैसले चाहता था कि यूरोप में अगर कहीं भी कोई किसी भी क्षेत्र की जनता यदि अलग जो है स्वतंत्र रूप से रहना चाहती है, अलग राष्ट्र का निर्माण करती है, तो राष्ट्रीयता के आधार पर उसको स्वीकृति दी जानी चाहिए। जैसे मैं बताता रहा हूँ कि यूरोप में राष्ट्र की संकल्पना भारत की तुलना में संकीर्ण रही है। यूरोप में राष्ट्र की संकल्पना इस तरह रही है कि एक प्रजाति के लोग, एक भाषा बोलने वाले लोग, एक धर्म के लोग, एक नस्ल के लोग किसी एक निश्चित क्षेत्र में रह रहे हों तो उसे एक राष्ट्र माना जा सकता है, और यूरोप में राष्ट्र की संकल्पना यही रही है। चौथा बिंदु था संवैधानिक शासनों का समर्थन। कैसले चाहता था कि जहां भी जनता जो है संवैधानिक सुधारों की मांग करे तो उसका समर्थन किया जाना चाहिए। कैसले के समय यूरोप और विश्व के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, जो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हुई, यदि हम उन पर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि जो नेपोलियन बोनापार्ट का अंत हुआ और तत्पश्चात जो वियना कांग्रेस आयोजित की गई ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में, तो यूरोप के समक्ष एक बड़ा प्रश्न यह था कि किस तरह यूरोप में शांति व्यवस्था स्थापित की जा सके, और यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा वियना कांग्रेस के निर्णयों को लागू करवाने तथा उन निर्णयों को सुरक्षित करने के लिए यूरोप में एक जो व्यवस्था थी जिसे संयुक्त व्यवस्था या हम कह सकते हैं कंसर्ट ऑफ यूरोप कहा जाता है, तो ये संयुक्त व्यवस्था जो चलाई गई जिससे यूरोप में शांति स्थापित की जा सके, उस संयुक्त व्यवस्था का एक घटक था पवित्र संघ। पवित्र संघ रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि पवित्र संघ का जो सिद्धांत था, पवित्र संघ का जो विचार था, वो जार का कहना ये था कि यूरोप के समस्त देशों को ईसाई सिद्धांतों के आधार पर और भाईचारे के आधार पर शासन करना चाहिए, और अपनी प्रजा पर शासन जो है इस तरह करना चाहिए जिससे पिता और पुत्र के बीच दोनों का संबंध रहे। इस तरह पवित्र संघ का विचार एक तरह से ईसाई विचारों से या ईसाई धर्म से प्रभावित था। इसलिए कैसले, क्योंकि धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा जाता था, कैसले धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता था या इस मत से सहमत नहीं था कि राजनीति में धर्म का कोई हस्तक्षेप हो। इसलिए कैसले जार के पवित्र संघ के विचारों से सहमत नहीं था और वह इसको खोखलापन कहता था, इसको रहस्यवाद और केवल शब्दों का आडंबर कहा करता था। इसीलिए ब्रिटेन इस पवित्र संघ में सम्मिलित नहीं हुआ, क्योंकि कैसले इस संघ के विचार से या इससे सहमत नहीं था। दूसरा जो महत्वपूर्ण घटक था संयुक्त व्यवस्था का, जिसमें कि चतुर्मुख मित्र मंडल की स्थापना की गई ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा। इस चतुर्मुख मित्र मंडल में प्रारंभ में 4 बड़े देश इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशा सम्मिलित थे, और बाद में इसमें फ्रांस को सम्मिलित किया गया, तब ये पंचमुख मित्र मंडल कहलाया। इस मित्र मंडल ने यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखने, वियना कांग्रेस के निर्णयों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और यह तय किया कि यूरोप में जब भी कोई मतभेद हो, जब भी कोई मामले हों, सभी ये 4 बड़े देश या ये 5 बड़े देश मिल बैठकर उन मामलों का समाधान करेंगे और इसके लिए सम्मेलनों का आयोजन करेंगे। जिसे हम समझ सकते हैं कि यूरोप में विभिन्न मामलों पर विचार करने के लिए समय समय पर कांग्रेस आयोजित की गई, जिसमें जैसे एक्स-ला-शापेल की कांग्रेस, ट्रोपा कांग्रेस, लाइबाख कांग्रेस, वेरोना कांग्रेस, सेंट पीटर्सबर्ग की कांग्रेस। तो इस तरह सम्मेलनों द्वारा संयुक्त व्यवस्था में सम्मिलित इन देशों ने यूरोप की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। इस मित्र मंडल के प्रति कैसले की नीति ये थी कि कैसले इस मित्र मंडल में सम्मिलित हुआ।
इस मित्रमंडल को, इस संयुक्त व्यवस्था को कैसले ने स्वीकार किया, परंतु बाद में यह लगने लगा कि जब मित्रमंडल का उद्देश्य यह होने लगा कि वह दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर उनकी आंतरिक स्थिति को प्रभावित करने लगा, तो कैसले का इससे विरोध बढ़ता गया। जैसे कि जर्मनी में जो सुधारों की मांग हो रही थी, जो नए विचारों की मांग हो रही थी, तो जर्मनी में सुधारों को रोकने, क्रांतिकारी विचारों को रोकने के लिए मेटरनिख ने जब काल्सवाद के आदेश जारी किए तो कैसले ने इनका विरोध किया। इसी तरह जब ट्रोपा कांग्रेस में नेपिल्स, पीडमांट और ये स्पेन के विद्रोह का दमन करने का मामला आया, तो कैसले का यह मत था कि वह अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। इसका परिणाम यह हुआ कि कैसले का जो अन्य 4 बड़े देश थे उनसे मतभेद हो गया, और धीरे धीरे यह मतभेद इतना बढ़ा कि स्पेन के उपनिवेशों के प्रश्न पर, क्योंकि उस समय दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्पेन के उपनिवेश थे और उन उपनिवेशों में विद्रोह हो रहा था। स्पेन चाहता था कि ऑस्ट्रिया, फ्रांस उसको सैनिक सहायता दे, और उस सैनिक सहायता के बल पर स्पेन अपने दक्षिण अमेरिकी उपनिवेशों के विद्रोह का दमन करना चाहता था। कैसले ने इसका घोर विरोध किया, और इतना विरोध किया कि मित्रमंडल स्पेन के उपनिवेशों के विद्रोह को दमन करने में सहायता नहीं कर सका। और बाद में जब ये आंतरिक मामलों में यूनान को लेकर के और स्पेन के उपनिवेशों को लेकर के, स्पेन में हो रहे विद्रोह को लेकर के जब मतभेद बढ़े, तो बाद में कैसले ने धीरे धीरे अपने को अलग करना शुरू कर दिया। यद्यपि वेरोना कांग्रेस के समय कैसले से सम्मिलित हुआ, परंतु इसी वेरोना कांग्रेस के अवसर पर उसने आत्महत्या कर ली, और इस तरह कैसले की विदेश नीति का अंत हुआ। कैसले का अगर हम मूल्यांकन करें तो विद्वानों का मानना यह है कि अपनी आंतरिक नीति में कैसले पूर्णतया असफल रहा, क्योंकि वह एक तरह से सुधारों का विरोधी था। इसीलिए जब तक कैसले रहा तब तक इंग्लैंड में सुधार कार्य नहीं हो सकी। हम पाते हैं कि वास्तव में कैसले एक संकीर्ण विचारधारा का व्यक्ति था, इसलिए वो अपनी आंतरिक नीति में सफल तो नहीं हो सका, परंतु विद्वान मानते हैं कि उसकी विदेश नीति निश्चित ही सफल रही। उसने इंग्लैंड में सुधारों का विरोध किया। इस संदर्भ में क्रीवेजुल लिखते हैं कि वह बहुत बुरा था, और यदि उसमें पद के अनुरूप योग्यता और महत्वाकांक्षा थी। क्रीवे मानता है कि यद्यपि कैसले में उसके पद के अनुरूप योग्यता और महत्वाकांक्षा थी, लेकिन तब भी वह सार्वजनिक जीवन में ऐसा खतरनाक व्यक्ति सिद्ध हुआ जैसा पहले कोई कभी नहीं हुआ। अर्थात सार्वजनिक जीवन में क्रीवे कैसले के चरित्र को या कैसले का बहुत विरोध करता है, और विद्वान मानते हैं कि कैसले की यद्यपि आंतरिक नीति पूर्णतया असफल रही, परंतु उसकी विदेश नीति निश्चित ही सफल मानी जाती रही है।